में भी अधिक प्रभावित होगा आप लोगों का। तो कहीं देखा हूँ क्या मैं? हिंदी साहित्य वाले जो टीचर हैं वो काफ़ी पुराने टीचर हैं, काफ़ी पुराने टीचर से पाला पड़ेगा आप लोगों आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना आप दोनों? तो पढ़ चुकी है। वही तो बोला मैं। हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, है ना? तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैथ्स का रोल क्या होता है हर एक पेपर में, ये मत सोचना कि और मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, मैथ्स का वेटेज क्या वहीं से होता है। मिलता है, ठीक है, अनुभव ज़्यादा होता क्योंकि है। मैथ्स का वेटेज तो नए डिफरेंट टाइप्स टीचर होते एग्जाम हैं के ना, लिए तो उनका अलग अलग ज्ञान होता कम है। कोई रहता भी है, एग्जाम अनुभव दोगे कम रहता है। आप स्टेट गवर्नमेंट का दोगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का दोगे, सबके लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसका वेटेज कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं कहीं पर बहुत कम है। तो हमको अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हुए मैथ्स को पढ़ना पड़ता है कि मेरा एग्ज़ाम में मैथ्स का कितना बड़ा रोल है। अगर रोल ज़्यादा है तो हमको उसको फोकस करना है, अगर वेटेज कम है हमारे एग्ज़ाम में उसको, तो हमको उसको ऐसा लेके चलना कि हमारा एवरेज मार्क्स आए, हमको टॉप नहीं करना उस पेपर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर सच बोला जाए ना कि मैथ्स का रोल कहाँ पर है, जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम खूब सारे पेपर देते हैं ना, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का दें ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग के मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा जो रोल है वो एसएससी में मिलेगा आपको, वो रेलवे में मिलेगा आपको, और उसके बाद हमारा जो व्यापम था जिसे अब क्या बोला जा रहा है, इस पर है। तीन चीज़ों पर मेन फोकस करता है मैथमेटिक्स। हमारा जो मेन छत्तीसगढ़ का स्टेट पीएससी होता है उसमें भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो एकदम नेग्लिजिबल है, बहुत कम मात्रा में है। पीएससी में जो मैथमेटिक्स है उसका बहुत छोटा सा रोल है, बहुत कम रोल है मैथ्स का। ऐसा नहीं कि इसको हम लोग अगर छोड़ दें तो भी हम पीएससी निकाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बिना मैथ्स के आप कोई भी पेपर फाइट करना चाहोगे, क्योंकि देखो हर एक चीज़ हमारे लाइफ में ज़रूरी होती है, अगर उसको छोटा सा भी रोल है तो भी हमारे लिए ज़रूरी है वो। तो मैथ्स का रोल अगर देखा जाए पीएससी में ना, स्पेशल पीएससी में, तो बोला जाए तो एक पूरा पेपर है ये। पीएससी में 2 पेपर होते हैं ना, पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 2 का देखोगे तो पेपर 2 में मैथ्स जो है वो लगभग 65% आता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग मिलाकर के 65%। पिछले साल के पेपर में 75 क्वेश्चन था, इसका 75% इसका वेटेज था, और बचा हुआ जो 25% है ना उसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा था। ठीक है, लेकिन बेचारे को क्या कर दिया गया है, क्वालिफाई कर दिया गया है कि अगर आप पेपर 2 में पास बस होना है आपको, और कुछ नहीं। पेपर 2 में पास हो जाएंगे तो पेपर 1 में आपका जो कॉपी वो चेक होगा। और ऐसा भी कर दिया है कि आपका पेपर 2 जो है मैथमेटिक्स का वो 200 मार्क्स का होता है, और इस 200 मार्क्स में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 66 नंबर आना है, 66, और जो एसटी एससी या ओबीसी होते हैं उनको केवल 46, सिर्फ 46 नंबर आउट ऑफ कितना 200 या 66। बताओ कितना है ये, एक तरीके से मजाक है ये। भाई अगर कोई लड़का तैयारी कर रहा है पीएससी का और उसको बोलेंगे तुमको 46 नंबर लाना है तो क्यों नहीं ले पाएगा, आराम से ले आएगा, चाहे कितना भी मैथ्स डब्बा क्यों ना हो, आराम से पास हो जाते हैं। तो देखा जाए ना तो इसका जो वैल्यू है प्री में बहुत कम है, लेकिन जब हम पीएससी के मेंस में पहुंचते हैं, जब हम पीएससी के मेंस में पहुंचते हैं ना, तो मेंस में 7 पेपर होते हैं पूरा। पीएससी में 7 पेपर होता है मेंस में। तो मेंस के 7 पेपर में से जो पेपर नंबर 4 होता है, पेपर 4 के 3 पार्ट होते हैं, तो उसके पार्ट 2 में आता है क्या, मैथ्स। कितने मार्क्स का, 50 मार्क्स का, आउट ऑफ कितना 200। तो अगर देखा जाए तो 1/4 पार्ट है यहाँ भी, लगभग 1/4 पार्ट है यहाँ भी, समझ रहे हैं। और 200 नंबर में 50 नंबर लाना है, मतलब ऐसा है कि 200 में 50 इधर आता है। पेपर 4 का पार्ट 1 75, पार्ट 2 75, पार्ट 1 75, पार्ट 3 75, और पार्ट 2 कितना, केवल 50 नंबर। ठीक है, तो 50 नंबर लाना है, लेकिन सोचो आप भी कि 200 में 150 नंबर किसी और ने ले लिया तो बचा कितना, सिर्फ 50। अब 50 में अगर मान लो आप एक भी नहीं बनाए, 0, तो क्या आप जो बचे हुए पार्ट है 150 का, 150 में 150 पा सकते हैं क्या, नहीं। हमको इसमें कुछ 15, 20, 30 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, और उतना नंबर चाहिए तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। और पेपर 4 पूरा टेक्निकल होता है ना, जब मेंस पढ़ते हैं हम लोग तो पेपर 4 पूरा टेक्निकल है। कैसे,
पेपर 4 का पार्ट 1 यानी कि साइंस आ जाता है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। पार्ट 3 पढ़ते हैं तो आता है पूरा टेक्नोलॉजी आपका, ठीक है, और पेपर 2 आपका मैथ्स। तो पूरा ये जो पार्ट होता है ना, ये आर्ट्स वालों के लिए बहुत दिक्कत देता है। क्यों? साइंस पढ़ते नहीं हैं, और जो बचा आपका टेक्नोलॉजी, स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो भी कभी पढ़े नहीं हैं। इसी से डर के हम लोग साइंस छोड़ देते हैं, मैथ से डर करके। तो देखा जाए तो ये पूरा पार्ट जो होता है ना, थोड़ा सा खतरनाक होता है मेंस के लिए, ठीक है। तो पेपर 4 में मैथ्स का रोल है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसीलिए बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे ही पहुंचते हैं हम एसएससी और रेलवे और व्यापम में, तब क्या होता है, व्यापम में आप सुने होंगे, व्यापम और एसएसबी अब जो जब चल रहा है ना, उसमें 100 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं टोटल, 100 क्वेश्चन। पहले 150 का आता था, अब आता है 100 नंबर का। तो 100 नंबर के क्वेश्चंस में ना 40 मार्क्स मैथ्स और रीजनिंग का होता है, ठीक है। आउट ऑफ कितना, 100 में 40 आपका मैथ्स रीजनिंग है, तो कितना बड़ा वेटेज है, ठीक है। और एक तरफा आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट ने मिल करके 40 नंबर दिला दिया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रोल है आपके व्यापम में। व्यापम और पीएससी में सिलेबस जो लोग पढ़ते हैं अभी, वो सेम है, लगभग 98% सेम होता है। सिर्फ 2 टॉपिक को हमको छोड़ना पड़ता है इसमें, बाकी पूरा सेम पढ़ते हैं व्यापम और पीएससी में मैथमेटिक्स को। अब हम पढ़ते हैं एसएससी और रेलवे, यहाँ पर फिर अब अलग हो जाता है। एसएससी और रेलवे में सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइमिंग की। अगर आपका स्पीड बढ़िया है तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो बहुत दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पर आप पेपर देखिए ना, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 घंटे में, मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, जिसमें से सिर्फ 40 मैथमेटिक्स है, बाकी 60 आपका जीएस है। जबकि हम एसएससी रेलवे देते हैं तो यहाँ पर हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, खासकर रेलवे के लिए बात करूँ तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, और इसमें आपको समय दिया रहेगा कितना, 90 मिनट। 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 120 मिनट था, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, यहाँ 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन, 30 मिनट में ही काट लिया रेलवे ने आपसे। तो जो 30 मिनट आपको कम मिला यहाँ से, पहला। दूसरा, इसमें सिर्फ 40 मैथमेटिक्स था, इसमें 55 होता है, 55 होता है, 55 मैथ्स और रीजनिंग होता है, सोचो। तो क्वेश्चन भी बढ़ गए, यहाँ पर समय कम हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, समय ज़्यादा है। तो ये मैथ्स के लिए उन बच्चों के लिए होता है जिनके मैथ्स बहुत अच्छा है ना, बहुत फास्ट बनाते हैं, वो यहाँ पर आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर स्पीड दिखानी है अपनी। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन, एक प्रश्न के लिए आपका 1 मिनट भी आपको नहीं मिल रहा है, ठीक। यहाँ आते हैं एसएससी पर। तो एसएससी में 4 होता है सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और आपका जीएस। किसी किसी पेपर में 25 देता है मैथ्स रीजनिंग को, मतलब 50 मैथ्स रीजनिंग कर देता है मिला करके। पहले ये 50 आता था, ये 50 आता था, ये 50 और ये 50, 200 में आता था। अब कितना कितना आता है, 50 आता है, अब 25 आता है, और सेम टाइम के साथ 90 मिनट के साथ। तो एसएससी और रेलवे में मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और उसमें टाइमिंग देखोगे तो टाइमिंग भी आप लोग का उधर अमित वहाँ उस क्लासरूम में लग रहा क्लास, ठीक है। तो आप लोग को एसएससी और रेलवे अगर तैयारी करनी है ना, तो मैथ्स को बहुत जोर से पकड़ रखना पड़ेगा, एकदम मैथ्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा। रेलवे में अपन थोड़ा सा ढीला रख सकते हैं, क्योंकि हमको वहाँ पर जीएस, कंप्यूटर, छत्तीसगढ़ को ध्यान देना होता है, यहाँ पर नहीं। रेलवे का जीएस देखोगे तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आता है, हर जीएस करंट अफेयर जुड़ा हुआ आता है, मतलब उसमें बोला जाए तो 25% करंट अफेयर के ही प्रश्न रहेंगे आपके, ठीक है। और साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। जीएस बहुत कम मात्रा में रहता है, लेकिन व्यापम में एकदम बढ़िया से सेक्शन वाइज बांट दिया है कि 15 नंबर का छत्तीसगढ़ आएगा तो केवल छत्तीसगढ़ आएगा,
30 नंबर का इंडियन जीएस आएगा, जिसमें हिस्ट्री, कॉन्स्टी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन्वायरमेंट रहेगा, तो केवल 30 नंबर का वही आएगा। ठीक है। करंट आएगा 10 नंबर का, तो सिंपल आपका करंट रहेगा। तो ऐसा व्यापम आपको एकदम सेक्शन वाइज बढ़िया बांट दिया है, जबकि एसएससी और रेलवे ने करंट से उसको मर्ज कर दिया है। ठीक है। तो अगर हमें इस साइड जाना है एसएससी और रेलवे में, तो हमको करंट बेस्ड करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है, करंट बेस्ड आपका जीएस पढ़ना पड़ता है। यहाँ पर हमको अगर जीएस पढ़ना है तो सेपरेट जीएस पढ़ना पड़ता है और सेपरेट करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है। इसीलिए अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे जो जीएस पढ़ना है वो इसकी तुलना में थोड़ा अलग पढ़ना है। ठीक है। करंट दोनों के लिए सेम पढ़ना है। ठीक है। लेकिन जब आप इसके हो जाएंगे ना हैबिचुअल, जो जीएस आप पढ़ रहे हैं उसको आप करंट से रिलेट करके पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक। दूसरा चीज देखो, इसमें इंग्लिश आता है। इसमें इंग्लिश पिछली बार जो मंडी ऐसा एक पेपर हुआ था हमारे व्यापार ने जिसको लिया था, उसमें 8 नंबर का इंग्लिश था, केवल 8 नंबर का। इसमें आप देंगे एसएससी में तो इंग्लिश आता है 25 मार्क्स का, क्योंकि 25, 25, 25 और 25 भाग बढ़ गया, पूरा 100 हो गया। तो 25 नंबर का यहाँ पर आपको मिलेगा इंग्लिश, यहाँ पर मिलेगा 8 नंबर का इंग्लिश। तो अगर हमारा इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ कि भाई मुझे इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे मैथ्स भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, मुझे रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है। तो सुनो, मैंने कभी बचपन से मान लो इंग्लिश नहीं पढ़ी है तो मुझे इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो स्कूलिंग हुआ है उसमें अगर हम इंग्लिश नहीं पढ़ें, ग्रामर नहीं पढ़े तो दिक्कत होता है थोड़ा सा। तो एसएससी में थोड़ा सा हमको इंग्लिश को ध्यान करना रखना पड़ता है। रेलवे में इंग्लिश सही नहीं, 0 नंबर का आता है इंग्लिश, इसमें एक भी इंग्लिश नहीं, सिर्फ 3 सेक्शन, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इसमें इंग्लिश है ही नहीं। तो जिनका इंग्लिश नहीं है वो इसको बहुत अच्छे से स्विच कर सकते हैं, उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ 2 चीज़ों पे एफर्ट करना है, मैथ्स पर और रीजनिंग पर। ठीक है। व्यापम पे जब हम पढ़ते हैं तो इंग्लिश को कभी ना भी पढ़ेंगे ना, कभी मत नहीं पढ़ेंगे, तो भी आप एग्जाम हॉल में जा करके उन 8 में से 4 तो बना ही लोगे, 100% बना लोगे 4 को। ठीक है। क्योंकि इतना टफ देता नहीं है, उसको भी पता है कि हमारे यहाँ का जो इंग्लिश है कितना स्ट्रांग है। ठीक। तो आपका जो ये सिलेबस है अलग अलग एग्जाम्स के लिए जो मैंने आपको समझाया, समझ में आया? ठीक है। आप एक बार सोचना कि आपको करना क्या है। पहले तो ये रेलवे की साइड कि व्यापम के साइड, एसएससी के साइड की पीएससी के साइड, किस साइड आपको जाना है। ठीक। इसके बाद मैथ्स के सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस हमको पढ़ना क्या है, मैं भी आपको जो सिलेबस लिख के दूंगा ना वो सभी एग्जाम्स के लिए होते हैं। ठीक है। और कंप्लीट सिलेबस में कौन कौन से जो चैप्टर हैं वो व्यापम में नहीं है, कौन कौन एसएससी में नहीं है, कौन पीएससी में नहीं है, ये बताते हुए चलूँगा। ठीक है। और हम लोग के पढ़ने का जो स्टाइल होगा, हम जिस तरीके से मैथ्स को कवर करेंगे उसका भी फॉर्मेट उसी में छिपा हुआ है, हम लोग उसी के हिसाब से ही अपना सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक। देखो, जैसे सबसे पहले हमको सिलेबस याद होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में है क्या, है ना। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो हमारे माइंड में उसका एक रोड मैप रहता है ना भाई, कि हमको कहाँ कहाँ घूमने के लिए जाना है, रहता है ना। जैसे मान लो आप कहीं घूमने गए, मान लो आप दिल्ली गए, तो दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमना है आपको। सबसे फेमस क्या, लाल किला घूमना है। फिर थोड़ा सा इसकी इधर आएंगे तो आगरा है वहीं पर, वहाँ पर सबसे फेमस 8वां अजूबा क्या, ताजमहल देखना है ना। जैसे जब मैं खुद गया था घूमने के लिए दिल्ली, तब मुझे ये नहीं पता था कि क्या क्या घूमने लायक जगह है। वापस आने के बाद जब यहाँ का मतलब इंडियन जीएस पढ़ा मैं, तब समझ में आया कि वहाँ आपके जो अकबर थे, सुने होंगे अकबर के बारे में, अकबर ने एक अपना नया राजधानी बोला जाए एक शहर बसाया था। कौन सा शहर, फतेहपुर सीकरी। वहाँ एक से एक महल है ना, मतलब जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, उसका रंग महल, उसका क्या बोलते हैं जमायत खाना, मतलब जितने अच्छे अच्छे महल है ना सब वहीं हैं। और मुझे पता ही नहीं था, और मैं आगरा ही में था और ताजमहल घूमा, लाल किला वाल का तो घूमा, बढ़िया आ गया। फिर पढ़ा कि ये औरंगजेब जो अकबर है
उसने इतने सारे महल बनाए थे, कहाँ, आगरा से मुश्किल से 25 किलोमीटर दूरी पर है वो, और वहाँ जा नहीं पाया। तो वो थोड़ा दुख हुआ कि अगर पता रहता तो घूम करके आता। तो वही, अगर रोड मैप आपके दिमाग में है तो आप चीज़ों को अच्छे से स्क्रॉल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले सिलेबस हमको पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस एक बार लिखते हैं। देखिए, सिलेबस में कोई भी बुक आप उठाओगे ना, मैथ्स का कोई भी बुक, सबसे पहले जो आपको चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा किसका, नंबर सिस्टम का। ठीक है, मतलब क्या, संख्या पद्धति का, कोई भी बुक उठाएंगे तो। ठीक, तो पहला ये। सेकेंड, ये आपका जो नंबर सिस्टम लिखा हो ना, ये बेस होता है फर्स्ट, मैथ सीखने का पहला ये जड़ है ये। ठीक है, फिर हम सीखते हैं सेकेंड में रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। फिर तीसरा हम पढ़ते हैं इसमें प्रतिशत, परसेंटेज को, और फिर चौथा पढ़ते हैं हम इसमें टाइम एंड डिस्टेंस को। ठीक है, ये चार हमारे बेसिक टॉपिक होते हैं, जिसके अंदर ढेर सारे सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना होता है, तो नंबर सिस्टम के अंदर हमको एक पढ़ना होता है आपका स्क्वायर एंड क्यूब, वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब लिख रहा हूं। तीसरा पढ़ना होता है इसमें हमको आपका सिंप्लीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण के बारे में। फिर पढ़ना होता है हमको इसमें सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करनी के बारे में। और एक पढ़ते हैं इसमें हम लोग डेसिमल, यानी कि दशमलव के बारे में। ठीक है, कहीं कहीं पर जैसे मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो इस डेसिमल को ना इनमें मर्ज कर दूंगा, वह दशमलव की संख्याएं होती हैं, तो दशमलव की संख्याओं को इसमें क्या कर दूंगा, शामिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो आपके 4-5 चैप्टर हुए किसमें हो गए, नंबर सिस्टम के बेसिक टॉपिक हो गए ये। ठीक है, इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं एक रेशियो को, दूसरा इससे पढ़ते हैं हम लोग एज को, आयु, और तीसरा इससे पढ़ते हैं एलिगेशन, यानी कि मिक्सचर वाले पार्ट को, मिश्रण वाले पार्ट को। ठीक, फिर जब आते हैं परसेंटेज पे, तो सबसे बड़ा पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपका प्रतिशत है, परसेंटेज है। तो परसेंटेज में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो एक पढ़ते हैं परसेंटेज के अलावा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। एक इसी में पढ़ेंगे हम लोग डिस्काउंट, यानी कि छूट। इसी में पढ़ेंगे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। इसी में पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। इसी में पढ़ेंगे हम लोग एवरेज। इसी में पढ़ेंगे हम लोग पाई चार्ट। ठीक है, ये सिलेबस पूरा आपका क्या होता है, परसेंटेज का। मतलब अगर आपने परसेंटेज सीख लिया तो आपको ये सब बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक, फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, खुद एक टाइम एंड डिस्टेंस को। इसके अलावा पढ़ेंगे इसमें हम लोग ट्रेन। इसी में पढ़ेंगे हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसी में पढ़ेंगे आप टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। और पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी। ठीक है, इसके बाद सबके लिए एक कॉमन चैप्टर होता है जिसे कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये सबके लिए कॉमन है, ये इन सब में उनका यूज है ना। बचपन हम पढ़े भी एलसीएम कैसे निकालते हैं, सिर्फ एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना ना, जो सब में यूज होगा। बाकी एक अलग चैप्टर ही इसके अंदर बहुत बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा पढ़ते हैं हम लोग इसमें मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति के बारे में पढ़ते हैं। इसमें दो आते हैं चैप्टर, एक क्या आता है एरिया और एक आता है वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन। फिर इसमें एक पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्री के बारे में, ज्यामिति, जिसमें आपका खूब सारा आएगा। ठीक है,
किसमें किसमें बताना? नहीं नहीं नहीं, अभी बताऊंगा ना, ये तो सिलेबस बता रहा हूं मैं, अभी सबको बताऊंगा किसमें किसमें क्या है, किसमें किसमें क्या नहीं। ठीक, इसके बाद एक बचता है आपका ट्रिकोनोमेट्री, है ना, ट्रिकोनोमेट्री। ये सिलेबस हो जाता है आपका। ठीक, अब देखो, अगर बोला जाएगा ना तो एक दो चैप्टर और आते हैं, एक को बोलते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और एक होता है आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब क्रमचय संचय, सुने होंगे नाम। इतना सारा सिलेबस होता है मैथ्स का। ठीक, काउंट करेंगे तो लगभग लगभग 30 के आसपास पहुंच जाएगा, 30 चैप्टर या 30 टॉपिक बोल सकते हैं। अब हमको अपने एग्जाम्स के लिए देखना है कि किस एग्जाम में कौन सा सिलेबस है और कौन सा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं अपने व्यापम की, कि व्यापम में कौन कौन सा है और कौन कौन सा नहीं। तो व्यापम में ये सारे हैं, ये सारे हैं, ये आएंगे तो व्यापम में आपको पाई चार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, व्यापम में पाई चार्ट को नहीं पूछता है। इसके अलावा व्यापम में आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पूछता है, प्रायिकता भी लगभग नहीं पूछता है। ठीक, ये व्यापम में नहीं है। फिर जब हम पहुंचते हैं आपका पीएससी, तो पीएससी में कभी कभी, या मैं आज तक इसको ज्योमेट्री को उसमें नहीं देखा हूं। ठीक है, पहले क्षेत्रमिति भी नहीं आता था पेपर में, जो आपका शंकु कोण है, जो सिलेंडर है, जो आपका स्क्वायर है, क्यूब, पहले पीएससी के पेपर में नहीं आता था, आजकल 1-2 देने लगा है। ठीक, तो उसको हम लोग हटा नहीं सकते अब पीएससी से। ठीक, लेकिन पीएससी में न, अच्छा व्यापम में ये भी नहीं है ना, ट्रिगोनोमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं, ना पीएससी में है ना आपका व्यापम में है, तीनों नहीं है। ठीक, ये तीनों किसमें है, मतलब पूरे सिलेबस, सारे सिलेबस, ये पूरा कुछ नहीं छूटता है किसमें, एसएससी और रेलवे में सब है, उसमें पूरा गणित है उसमें, है ना। जैसे त्रिकोणमिति में एक आता है ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी है रेलवे में, कुछ भी नहीं छोड़ा है, वो सारा सिलेबस डाल दिया। हमारा पीएससी और व्यापम उसको समझ में आता है कि हमारे यहाँ बच्चे का जो अंग्रेजी है और मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, तो थोड़ा सा कम कर देते हैं वेटेज को, तो वो ट्रिकोनोमेट्री को नहीं लेता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लेता है, ना प्रायिकता नहीं लेता है, छोड़ देता है वो। तो एक तरीके से थोड़ा सा इजी है, क्योंकि 10वीं में हम लोग जब पढ़ते थे त्रिकोणमिति को तो कितना टफ लगता था, है कि नहीं? आप लोग भी लगा होगा भाई, ऐसा नहीं है ना। मैथ्स जो है थोड़ा सा टफ क्यों लगता है, क्योंकि जब समझ में नहीं आता मैथमेटिक्स तो बहुत टफ है। अगर समझ में नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, जैसे 2 चैप्टर 10वीं तक हम जो पढ़ते थे, 2 चैप्टर को, एक जियोमेट्री को और एक त्रिकोणमिति को, तो बहुत तकलीफ देता था कि भाई ज्योमेट्री का दे दिया है स्ट्रक्चर को, अब उसको देख के गिवन डाटा करके एक लाइन खींचे हैं, एक लंब डाले हैं, फिर यहाँ से वो गया है, एंगल निकालना है, निकल गया तो अच्छी बात है, तो कुछ समझ नहीं थी कहाँ से शुरू करें, है ना। वही चीज़ अगर आपको दिक्कत देगा तो मैथ्स कभी बनाने का मन नहीं करता है। ठीक, तो हमको उन चीज़ों को जो 10वीं को टफ लगा है ना, व्यापम अपने को उसको रिलीफ कर दिया है, नहीं दिया, हटा दिया है। ठीक, तो ये जो बेसिक चैप्टर आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर, इन्हीं को पढ़ना है, जो जो मैं सर्कल किया हूं, खासकर इन तीनों को हमको अभी नहीं पढ़ना है। अगर व्यापम का जो नया सिलेबस आएगा, क्योंकि अब कौन बन गया है व्यापम, वो अगर सिलेबस चेंज करेगा, क्योंकि वो आपका एसएससी के तर्ज पर है, तब मेरे ख्याल से वो उसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, जो मैं यहाँ पर 3 लिखा हूँ। ठीक, तो हमको उसको फिर से नए तौर पर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? कुछ डाउट है इसमें सिलेबस में? कोई डाउट? तो शुरू करें।
देखो, जब तक आपको थोड़ा सा क्वेरी नहीं रहेगा, जैसे आप नए हैं, कुछ क्वेरी नहीं रहेगा तो होता नहीं उत्साह कुछ जानने का, वैसा नहीं रहेगा तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट कम रहेगा। आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए अपने, होता है ना ललक, एक ललक होगा तो आपको पढ़ने का ज़्यादा इच्छा होगा, ज़्यादा मन होगा पढ़ने का। तो इसमें कुछ डाउट है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। वो रीजनिंग पढ़ेंगे बेटा। हाँ, तो रीजनिंग का भी सिलेबस एक बार लिख देता हूँ, पहले हमको पता तो रहे। अच्छा, आप लोग का ये जो मैं बना रहा हूँ, जितना भी हम लिखते हैं ना, हम लोग जैसे आप 3 क्लास करेंगे, उन तीनों क्लास का PDF आपके ग्रुप पर जाएगा, ठीक है। तो जो वीरेंद्र है वो आपको भेजेंगे। क्लास से लास्ट में एक बार उनको रिमाइंड करा देना कि भैया उनको भेज दो मेरे हम लोगों करके ग्रुप में, ठीक है। तो जितना भी PDF है वो आपके ग्रुप में आ जाएगा, आप घर बैठ के आराम से नोट्स बना सकते हैं, ठीक। चलो एक बार समझते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तर्क शक्ति, ठीक है। कैसा तर्क लगाते हैं आप? जैसे होता ना, बचपन में बगल वाले अंकल पूछते थे, बताओ बेटा अगर 1 घंटे में 1 ठो कपड़ा सूखता है तो 2 घंटे में कितने कपड़े सूखेंगे? या एक आंख बंद करने से दिखता है 1 किलोमीटर, तो दोनों आंख खोलेंगे तो कितना दूर दिखेगा? कोई पूछा है? कोई नहीं पूछा है। खासकर जो होते हैं ना पड़ोसी, वो पूछते हैं सब चीज़ों को, सिलेबस से मतलब नहीं उनको, तुम्हारा दिमाग कितना तेज चल रहा है उससे मतलब होता है, ताकि मैं आलोचना कर सकूं, है ना। तो तर्क शक्ति, आप कैसा तर्क लगाते हैं, कैसा सोचते हैं, उस पर डिपेंड करता है पूरा आपका रीजनिंग। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी चैप्टर होता है रीजनिंग। आप एक बार अगर पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, एक बार में पूरा समझ में आता है। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि समय मांगता है आपसे ये। जब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो हम बनाते तो बनता नहीं है। क्यों? क्योंकि समय मांगता है, आपके पास समय रहता नहीं एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो रीजनिंग के, अच्छा जिससे आप एग्जाम भी दोगे ना, तो सोचो 20 मैथमेटिक्स है तो 20 रीजनिंग रहता है। लेकिन रेलवे दोगे, SSC दोगे, अगर 50 क्वेश्चन मान लो मैथ्स का आ रहा है ना, तो वो चेंज कर देगा, 30 और 20 कर देगा, 28 और 22 कर देगा। रीजनिंग को ज़्यादा करता है, मैथ्स को कम करता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए रीजनिंग पढ़ना होता है। तो रीजनिंग की कैलेंडर, रीजनिंग के चैप्टर में है क्या? तो एक है क्लॉक, इसी में है कैलेंडर, तीसरा आपका रैंकिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। फिर क्या होता है? एक डाइज होता है, हाँ, एक क्यूब्स होता है, एक इसी में आएगा आपका पजल, इसी में आएगा सिलोलिज्म, इसी में आएगा वेन डायग्राम, इसी में आएगा अल्फ़ाबेट, फिर इसी में आएगा सीरीज, इसी में आएगा कोडिंग, डिकोडिंग, इसी में आएगा काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। इसी में आएगा आपका मिसिंग टर्म, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 2-3 चैप्टर और होंगे इसमें, ठीक है। पाई चार्ट इसमें कहाँ जाएगा? तो मैथ्स में आएगा आपको, नहीं। रीजनिंग मतलब पूरा तर्क शक्ति है। रीजनिंग में अगर कोई क्वेश्चन मैथ्स का भी दिखेगा ना आपको, तो मैथ्स के सवालों से बनेगा नहीं। 4 + 1 = 2 लिख देगा, तो ऐसा नहीं कि 4 + 1 तो 5 होता है, ये 2 कैसे कर दिया? वहाँ लगा है तर्क कि 4 + 1 को मैं किसी भाषा में 2 लिखा हूँ। तो पाई चार्ट अगर आ रहा है ना, तो वो अलग टाइप का पाई चार्ट होगा, वो मैथ्स का नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये जो चैप्टर में लिखा हूँ, यहाँ पर मैं बनाया हूँ 3 सेक्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड और ये थर्ड। इन 3 सेक्शन में जो ये फर्स्ट सेकेंड है, इनके लिए पूरा आपके पास नियमावली बोलते हैं, कंसेप्ट होता है, एक थ्योरी होता है, फॉर्मूला होता है। ये 2 सेक्शन उसी से बनेंगे पूरा,
एकदम आपको 110% सिक्योर मार्क्स दे करके जाएंगे दोनों पार्ट, कहीं पर गलती नहीं होगी। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पहुँचते हैं सीरीज, कोइन डिकोडिंग, काउंटिंग ऑफ फिगर और मिसिंग टर्म में, कोई थ्योरी नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं, बनाने वाले का मन जैसा करेगा उसे बना सकता है। ठीक है, जैसे मान लो उसने लिख दिया आपका 3, 5, 7 और छोड़ दिया जगह, यहाँ पर अगला संख्या क्या आएगा, तो आप बोलोगे क्या 9, आंसर लिखेगा 11। क्यों? वो बोलेगा मैं लिखा हूँ प्राइम नंबर्स। लो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे उसका? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उसकी मर्जी, कोई कंसेप्ट नहीं। हाँ, ऑप्शन में रहेगा 9 भी और 11 भी है। अब आप क्या सोच पा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, समझे? तो इसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है, इसलिए इन चारों को मैं अलग रखा हूं। इसीलिए इन चारों को भी हम एग्जाम हॉल में अलग से समय निकाल कर बनाते हैं। जब हमारा सब बन गया, अब कुछ बनने के लिए बचा नहीं है, तब चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं करके इसके साथ फिर अपन सॉल्व करते हैं, क्योंकि समय लगेगा उसमें। कोई अपने पास तरीका तो है नहीं। कुछ फॉर्मेट ऐसे होते हैं जिनका कुछ नियम धर्म होगा, बाकी किसी का नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये जो बचे हुए हैं इन सब में होता है, इन सब में एक नियम होता है जिसको ये फॉलो करते हैं और वो बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस है। क्लियर है बात? इतने को आपको अपने दिमाग में रखना है कि मैथ्स में हमको क्या क्या पढ़ना है और रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो आपका मैथ का सिलेबस है ना, इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, अनुपात और समानुपात से मैं आपका टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। करें? कितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं? 2। हिंदी? ठीक, चलो। मैं पढ़ाता हूँ 3 सब्जेक्ट ना, समझना। मैथ्स पढ़ाता हूँ, रीजनिंग और केमिस्ट्री। कल मैं केमिस्ट्री पढ़ा था वहाँ पर, और मुझे पता नहीं था कि कोई इंग्लिश मीडियम वाला है। मस्त में परमाणु अणु चल रहा है पूरा, और एक बच्ची है। तो मैं बोला कैसे क्या हो गया सर? इंग्लिश मीडियम। तो मेरा पहले बताना था, तब तो मैं एटम और मॉलिक्यूल बोलूँगा। मैं परमाणु बोल रहा हूँ तो पता नहीं क्या सोच रही होगी कहाँ पर बम गिर रहा है सर करके। तो मैं बोला ठीक है, पहले बता दिया करो, ताकि मैं क्या है उनको बोल सकूँ। क्या है, जब फ्लो में बहते हैं हम लोग तो ध्यान रहता नहीं है कि हम लोग किसी एक को देखते नहीं है ना, हम पूरी क्लास को देखते हैं। तो हमारी जरूरत सब हिंदी माध्यम ही है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं, एक बार इन्फॉर्म कर देना, ताकि मैं उन टर्म्स को इंग्लिश में बोल दूंगा जो थोड़े से खतरनाक हैं, जो जिसका मतलब आप हिंदी में आपको नहीं पता, आप समझ में आ जाएगा, लेकिन हिंदी में आपको पता नहीं है कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या इंग्लिश पता नहीं तो हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उनको मैं समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्लासेस थोड़ी लंबी चलेंगी आपकी, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले रेशियो को लिखते कैसे हैं हम लोग? तो ये जो डॉट होता है 2 ठो, इसको बोलते हैं हम लोग अनुपात, ठीक है। या इसी के बदले में क्या लिखते हैं हम लोग? ऐसा साइन डालते हैं बटे का, डिवाइड का, ठीक। और समानुपात को कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसा 4 डॉट रहेगा यहाँ पर, या फिर इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको, बराबर। तो अगर मैं अनुपात की परिभाषा पूछूं कि डिफाइन करो अनुपात क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे अनुपात को? अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। अनुपात मतलब क्या? जो P/Q के फॉर्म में होगा, चलो ठीक है, मान भी लेते हैं। और बटा है, मतलब सर कहीं जहां बटा लगा है वो सर अनुपात है। वो जो आप बोले P/Q के फॉर्म में रहेगा, वो डेफिनेशन नहीं है ना। डेफिनेशन जो उसको समझा पाए, जो आपको समझाए उसको कि अनुपात क्या होता है। सर दिमाग में तो आ जा रहा है कि मतलब यही अनुपात, लेकिन बोल नहीं पा रहे कि ये इसको कैसे बोलूं करके, है ना। अनुपात मतलब क्या? देखो,
अनुपात मतलब कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज, दो संख्याओं के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, दो राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन? तुलना कहाँ कर रहे हैं? जैसे मान लो मैं लिख दिया P बाई क्यू, तो क्या P का Q से तुलना कर रहे हैं? हमको तो नहीं लग रहा ऐसा, लेकिन है ऐसा। कैसे है? इंडिया का जो लिंगानुपात है, चाहे छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, वो कितना है? छत्तीसगढ़ का सेक्स रेशियो क्या है, लिंगानुपात क्या है? छत्तीसगढ़ के में रहते हैं ना? ठीक, बहुत सुंदर। मैं तुमको जीएस में ही पढ़ाऊंगा आज से। ठीक, 991 अपॉन 1000, यही है ना कि 1000 पुरुषों में 991 क्या है? महिलाएं हैं, है ना? तो यहाँ पर तुलना हुआ कि नहीं हुआ पुरुषों का महिलाओं से, कि अगर 1000 पुरुष हैं तो उसमें 991 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। मतलब प्रत्येक 1000 पुरुष में 991 महिला है कि नहीं है? तो यहां से आप बोलेंगे ना कि हाँ भाई, पुरुष की संख्या का महिला की संख्या से तुलना हो रहा है, बोल सकते हैं। या मैं बोलूं कि किसी क्लास में जो बॉयज और गर्ल्स हैं, इनका रेशियो मान लो दे दिया है 3:2। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 लड़कियां हैं तो 3 क्या हैं? लड़के। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से तुलना हो रहा, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि रेशियो मतलब क्या? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। ठीक है, दो राशियों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन होता है। समझ में आया कैसे, है ना? जैसे आप सुने होंगे सबसे अच्छा सेक्स रेशियो कहाँ, सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? केरल में 1064 के आसपास है। महिलाएं, वहां महिलाएं ज्यादा है, पुरुष क्या है? कम है। सबसे घटिया लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा, 864। इसलिए बोलते हैं वहां पर ज्यादा, या सभी पूरे भारत में बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि बेटा और बेटी दोनों अलग अलग होते हैं। इसी ये जो अज्ञानता है इसको हटाने के लिए ये रूल लाया गया है ना, कि बेटा बेटी एक समान है। भाई आप क्यों अलग समझते हैं? क्योंकि भ्रूण हत्या बहुत बढ़ रहा था, उसको कम किया जाए, ताकि वो जो लिंगानुपात है क्या हो जाए? बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। जैसे हमारे यहाँ का 991 काफ़ी अच्छा है अदर राज्य, जो राज्य उसकी तुलना में। ठीक है, तो अनुपात मतलब दो राशियों के मध्य क्या है? तुलनात्मक अध्ययन। फर्स्ट चीज समझ में आया। ठीक, दूसरा, यहां जो अनुपात होता है वो हमेशा सेम क्वांटिटीज के बीच होगा। सेम क्वांटिटीज, समान राशियों के मध्य होता है। ठीक है, अनुपात को हमेशा हम समान राशियों के मध्य निकालते हैं। तो सेम क्वांटिटीज मतलब क्या? जैसे मैं यहां देखो सिर्फ नंबर्स लिखा हूं, यहां भी नंबर्स लिखा हूं, है ना? कभी भी आपका अनुपात A/3 नहीं होगा या 3/A नहीं होगा, ये गलत है। अगर ऐसा लिखा है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इसका तुलना कैसे करोगे, है ना? जैसे यहां पर आप देखो, मैं 991/1000 लिखा, इसका मतलब क्या कि पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1000 पुरुष है क्या? यही गांधी चौक, यहां से निकल जाएंगे ना हम लोग ओल्ड हाई कोर्ट तक, 1000 पुरुष मिल जाएंगे, यहीं पर मिल जाएंगे ना? तो क्या छत्तीसगढ़ में 1000 पुरुष है? नहीं, ये बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे होंगे, आपस में कटे होंगे, काटने के बाद नहीं कटा होगा, छोड़ दिए होंगे, तब तो 991 आया 1000। इसका मतलब क्या है कि सर ये ना एक संख्या थी जो बहुत बड़ी थी, हम उनको काटे हैं, मतलब उसका टेबल पढ़े हैं, और जब भी टेबल पढ़ के डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड करते हैं ना, है ना? जैसे मान लो मैं लिखा हूं 10/12, तो जब मैं काटने के लिए जाऊंगा तो क्या मैं से बोलूंगा 5 के पहाड़े में 2 बार में और 2 के पहाड़े में 6 बार में? काटना सर काट दिए जाओ। देख लो, जैसे मेरा एक दोस्त था, उसको मैं बोलता ना कि मान लो 80/108 है, काटो, 0 से 0 गया, 8 से 8 गया। सातवीं कक्षा की बात है।
मेरे से दोस्त आया, पूछा, मतलब हम लोग से पढ़ रहे थे तो मतलब अब मैथ्स पढ़ते हैं ग्रुप में बना करके, काटने की बारी है, ऐसी काटा देख के लोग पागल हो गए। अबे कैसे काट दिया ऐसे? सर तो बताया थे कि अगर कभी 80/60 है तो शून्य से शून्य कट जाता है, कहीं भी रहे काटने से मतलब, तो ऐसा नहीं कटता है ना? तो ऐसा कभी नहीं कटता है, ये गलत है। तो अनुपात हमेशा समान राशियों के मध्य होगा, पहला चीज, ठीक है? मतलब या तो A/B हो जाए, राम बाई श्याम हो जाए, या 5/4 हो जाए, ठीक है? अनुपात हमेशा समान राशियों के मध्य। दूसरा क्या, अनुपात हमेशा तुलनात्मक अध्ययन दर्शाता है, कंपेरिजन दिखाता है। अनुपात को सेम संख्याओं से काटते हैं, ऊपर और नीचे। तो अगर सेम संख्या से काटे हैं तो सेम संख्या से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक? दूसरा एक और चीज समझना, जैसे मान लो मैंने लिख दिया किसी क्लास में लड़के 25 हैं और जो लड़कियां हैं वो है मान लो 40, ठीक है? थोड़ा सा अलग करता हूँ ताकि काटते बने, 12 है और 18 है, तो अनुपात क्या बनेगा, 12/18। मैं इसको काटा, 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 9 बार, ये 6/9 आंसर होगा, होगा। क्या ये सही अनुपात है? नहीं, जब तक वो कटेगा तब तक काटना है, ये सही अनुपात बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है? तो जब तक ये और नहीं कटे काटते ही रहना है, अंतिम रूप तक जब वो नहीं कटा तब छोड़ना है। तो इसको जैसे मैं काटा 2 से 3 बार में और 3 से 2 बार में, 3 से 3, अब ये नहीं कटेंगे, ठीक है? तो मतलब यहाँ पर जो मैं लिखा था ये अब नहीं कटा होगा, छोड़ दिया होगा वहाँ पर आदमी, ठीक है? तो याद रखिएगा कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं। पहला ये कि अनुपात हमेशा दो सेम क्वांटिटी के बीच होता है, समान राशियों के मध्य ही अनुपात होता है। अनुपात को हम हमेशा तुलनात्मक अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं। अनुपात को हम जब भी काटेंगे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? और चौथा, अनुपात को तब तक काटना है जब तक कि वो अंतिम रूप से ना बचे, जब वो कटना छूट जाएगा तब हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है? ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। आजकल के जो प्रश्न आते हैं वो थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में आते हैं, तो आपको उनको ध्यान रखना कि भाई प्रश्न अगर आ रहा है थ्योरी के फॉर्म में तो पढ़ करके हमको उसको तुलना करना, जो मैं समझाया हूँ आपको, ठीक है? जैसे 12 तारीख को पेपर है सब इंस्पेक्टर का, ठीक है? तो 12 तारीख से अभी आप आज हो गया 1 तारीख, इन 10 से 11 दिनों में आप ये देखना 110% आप अनुपात का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसके कुछ ना कुछ प्रश्न आपको वहां पर हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है? मैं पेपर लेकर के आऊँगा मैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए ये सब प्रश्न जो है आपके अनुपात चैप्टर से फंसे हैं, ठीक? और ज़्यादा प्रश्न आएगा भी नहीं उसमें, मेरे ख्याल से 15 के आसपास प्रश्न आने हैं मैथ्स के, 15 क्वेश्चन, ठीक है? तो अनुपात का ये 4 मेन चीज समझ में आया आपको, ठीक? चलो अब इसका टाइप 1 शुरू करें, मैथ्स को आगे बढ़ाते हैं। टाइप 1 बोलता है कि आपको दो चीजों का अनुपात दिया रहेगा, A/B = 5/4 और B/C = 3/2। तो बोलेगा बताइए A/B/C क्या होगा, ठीक है? समझना। अब यहां पर आप देखेंगे तो A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू, यहां पर B की वैल्यू और C की वैल्यू। तो आप बोलेंगे सर एक ही क्वेश्चन में B के दो अलग अलग वैल्यू मिले ना आपको, B की वैल्यू 4 भी मिला है और B की वैल्यू 3 भी मिला है, ऐसा क्यों मिला है? पहली बात ये, ऐसा क्यों मिला है? B की वैल्यू अलग अलग क्यों आ रहा है? देखो ना, B की वैल्यू अलग अलग है ना, क्यों अलग अलग आ रहा है? क्वेश्चंस को नहीं बोलता, क्या बोलते हैं,
किसी चीज़ को देखने के लिए जो नज़रिया होता है वो अलग होना चाहिए, तब आप उसको उस भाव से देख पाओगे। तो देखो ना, बी की वैल्यू अलग अलग क्यों है? आपको अभी जो मैं सिखाया डेफिनेशन, उसी से तुलना करो कि सर यहाँ पर जो बी है वो अपना कंपेयर ए से कर रहा है, जबकि यहाँ जो बी है वो अपना कंपेयर। तो भाई अगर मैं अपने एज की तुलना आपसे करूं तो रेशियो अलग आएगा ना मेरा आपका। अगर मैं अपने एज की तुलना किसी बड़े आदमी से करूं तो रेशियो अलग आएगा ना। क्यों? क्योंकि मैं अपनी तुलना अलग अलग टाइप के लोगों से कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर बी जो है अपनी तुलना अलग अलग चीजों से कर रहा है, इसलिए अनुपात अलग अलग आ रहा है। क्लियर? तो अब इसको सुधारते हैं हम लोग। इसको बनाने के कई तरीके होते हैं ना, इसको बनाने के कई तरीके हैं। हम लोग फॉलो कर रहे हैं शुरू में अभी 2 तरीके, एक को आपको फॉलो करना है। जैसे लिखते सब में सेम है, A रेशियो B है आपका 5:4 और B रेशियो C क्या है आपका 3:2। तो फर्स्ट मेथड ये बोलता है आपको कि आप इसको क्रॉस ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे। B की वैल्यू अलग अलग है, सेम बनाने के लिए इनको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो 5 3 क्या हो जाएगा आपका 5 3 15